morning, all of my dear competitive student and warm welcome in Rise Up Academy. Rise Up Academy में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे Rise Up Academy पे इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन फुल मॉक टेस्ट, PYQ प्रैक्टिस एंड ट्रेंड एनालिसिस। जैसा कि इंग्लिश में दो पोर्शंस होते हैं, ग्रामर और वोकैब। ग्रामर का पोर्शंस लवेबल एंड एक्सपर्ट इन ग्रामर एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर मिस्टर अजब सर पढ़ाएंगे, और वोकैब का सेशंस मिस्टर मनोज यादव, जो कि हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आज की स्लाइड को देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे, क्या एग्जाम में बैठते समय क्वेश्चंस में क्या अप्रोच लेनी है, कैसी अप्रोच के साथ क्वेश्चंस मिनटों में नहीं, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते ही हमें उसमें एरर मिल जानी चाहिए, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि सबसे कम यदि इंग्लिश में टाइम लगेगा तो हमारे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे और हमें अपने सिलेक्शन के लिए तैयार होना है। तो क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे इसमें दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। इसमें अंडरलाइन वर्ड में एरर देखनी है, एरर है या नहीं है। तो इसमें क्या है, सिंपल सा है कि कॉन्सेप्ट है एंड का। एंड का कॉन्सेप्ट ये आता है SVA से, SVA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब एंड से देता है कि एंड में यदि एक सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। पूरा कॉन्सेप्ट एक बार देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि वर्ब सिंगुलर है तो पोजीशन भी सिंगुलर होगा। पोजीशन सिंगुलर है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सिंगुलर होगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर तो पोजीशन भी सिंगुलर, पोजीशन सिंगुलर तो पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंगुलर। तो इसमें देखते हैं, जैसे इसमें दिया है स्लो एंड स्टडी। अब स्लो एंड स्टडी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। अब एक सिंपल सा रूल होता है कि नाउन में एस या ES लगाते हैं तो नाउन बनता है प्लूरल, और वर्ब में एस या ES लगाते हैं तो वर्ब बनती है सिंगुलर। जैसा कि नाउन में देखते हैं बॉय, तो बॉय में एस लगाया, क्या हुआ, बॉयज। बॉयज मीन्स लड़के। अब ही गोज देयर, जैसा कि एक सिंपल सा वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, ही गोज देयर, वह वहां जाता है। तो गोज, अब गो क्या थी यहाँ पे, वर्ब। अब वर्ब में एस या ES लगाया तो वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो वर्ब में एस या ES लगाते हैं तो वर्ब बनती है सिंगुलर, और नाउन में एस या ES लगाते हैं तो नाउन बनता है प्लूरल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखते हैं, हमने जैसे ही देखा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो स्लो एंड स्टडी ये क्या है, ग्रुप है। अब ग्रुप एक है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंगुलर को इंडिकेट करेगा। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। अब वर्ब सिंगुलर बनती कैसे है, जब वर्ब में एस या ES लगाते हैं तो वर्ब बनती है सिंगुलर। तो वैसे ही देखते हैं, तो वर्ब में एस या ES लगाई, वर्ब बन गई सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, इसमें करेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब करेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, नो सब्स्टिट्यूशन। क्या हो गया, नो सब्स्टिट्यूशन। अब इसके ग्रुप में 9 वर्ड होते हैं जो कि देखते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है, ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट, आर माई ब्रेकफास्ट, आर माई ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर कैसा हो गया, सिंगुलर। ब्रेड एंड बटर कैसा हो गया, सिंगुलर। ब्रेड एंड बटर कैसा हो गया हमारा, ये सिंगुलर।
ब्रेड एंड बटर सिंगुलर। अब ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर। सब्जेक्ट हमारा हो गया सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर, है ना। वर्ब सिंगुलर आएगी तो वर्ब सिंगुलर आएगी तो यहाँ पे आर नहीं, क्या होना चाहिए? एज। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? एज। आर नहीं, क्या होना चाहिए? एज। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स एंड कैरेज आर माई व्हीकल। आर माई व्हीकल, यानी कि हॉर्स एंड कैरेज। अब हॉर्स एंड कैरेज दिया गया है तो हॉर्स एंड कैरेज क्या हो गया? हॉर्स एंड कैरेज, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर होगी तो यहाँ पे आर नहीं, क्या आना चाहिए? एज, है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होगा। तो ये हमारे ग्रुप हैं, ये कैसे कंसीडर किए जाते हैं? सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। ये रेफरेंस किसको करते हैं? सिंगुलर को। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बार में देखना है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 नहीं पढ़ने हैं। सीधा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। वर्ब सिंगुलर है तो पोजीशन भी सिंगुलर होगा। पोजीशन सिंगुलर है तो पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंगुलर होगा। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इसमें क्या है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को देखना है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। द प्ले यूजुअली नीड्स हाफ एन आवर for its preparation and makeup and its performance blank within 10 minutes। तो क्वेश्चंस को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते बस इतना देख लिया कि क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चंस को हम पकड़ते कैसे हैं, क्वेश्चंस का कोई रूट वर्ड क्या है, क्वेश्चन का की वर्ड क्या है, जिससे हमें क्वेश्चन पता चल जाए कि इसमें हमें करना क्या है और इसकी एरर क्या है। एरर के साथ साथ हमें ये भी पता करना है करेक्शन। एरर की क्या करनी है? करेक्शन। और करेक्शन डिटेक्शन, और डिटेक्शन के साथ उसको क्या करना है? करेक्शन। और एग्जाम में हमें केवल क्या करना पड़ता है? केवल डिटेक्शन, है ना। तो डिटेक्शन के करेक्शन के साथ साथ हम डिटेक्शन के साथ साथ क्या देखते हैं? करेक्शन भी देखते हैं। तो इसमें जैसे ही हमने देखा द प्ले यूजुअली नीड्स हाफ एन आवर फॉर इट्स प्रिपरेशन एंड मेकअप। तो वर्ड हमारे क्या आ गया? एंड। अब एंड का सिंपल सा क्वेश्चन पकड़ने का होता है कि जैसे ही वर्ड एंड आ गया, इंग्लिश ग्रामर में यदि 5 क्वेश्चंस आते हैं तो 5 क्वेश्चंस में 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट से आते ही आते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इस कॉन्सेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आना श्योर है। जैसा कि इसी बार इसी कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन प्री में और 2 क्वेश्चन मेंस में आए। देखते हैं इसका एंड का कॉन्सेप्ट होता क्या है। एंड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एंड 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 का देखते हैं। एंड को वर्ब का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो वर्ब होती है, यदि एंड के पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो लास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और पहले यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है तो लास्ट में भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। यदि एंड के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो लास्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। अब यदि एंड के पहले वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो लास्ट में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और
एंड के साथ साथ जैसे कि एंड का कॉन्सेप्ट है, यदि एंड के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यदि पहले सेकंड फॉर्म आई है तो लास्ट में भी सेकंड फॉर्म आएगी, यदि पहले थर्ड फॉर्म आई है तो लास्ट में भी थर्ड फॉर्म आएगी, यदि पहले वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो लास्ट में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसा कॉन्सेप्ट एंड का है ऐसे एज वेल एज क्वेश्चन इसका है बट का। किसका है? बट का। सेम कॉन्सेप्ट किसका है? बट का। और सेम कॉन्सेप्ट किसका है? एक्सेप्ट का। एंड बस एक्सेप्ट, और सेम कॉन्सेप्ट है और का, और सेम कॉन्सेप्ट देन का। सेम कॉन्सेप्ट किसका है? देन का। सेम कॉन्सेप्ट ये देखते हैं, एक्सेप्ट और देन। ये हो गया बट का सेम कॉन्सेप्ट, ये हो गया एक्सेप्ट का सेम कॉन्सेप्ट, ये हो गया और का सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, ये हो गया देन का। अब जैसे ही हमने ये वर्ब का फॉर्म पढ़ा, इसके पहले वर्ब की एंड बट एक्सेप्ट और देन के पहले वर्ब की जो भी फॉर्म आएगी लास्ट में भी वही फॉर्म आएगी। सेम कॉन्सेप्ट होता है एडजेक्टिव का, है ना। एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एंड के पहले यदि पॉजिटिव डिग्री आई है तो लास्ट में भी एंड के पीछे क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री। एंड के पहले यदि कंपैरेटिव डिग्री आई है तो लास्ट में भी क्या आएगी? कंपैरेटिव डिग्री। और एंड के पहले यदि आई है सुपरलेटिव डिग्री तो लास्ट में भी क्या आएगी? सुपरलेटिव डिग्री। ये कॉन्सेप्ट होता है एंड का। अब ये हम सीधा क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसमें कि इसमें आया है एंड। अब एंड आया है तो दो ही कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, या तो इसके पहले कोई वर्ब की फॉर्म आई हो या एडजेक्टिव की फॉर्म आई हो। तो हम इसमें देखते हैं किसकी फॉर्म आई है। एडजेक्टिव की फॉर्म आई है तो एडजेक्टिव होगा, और वर्ब की फॉर्म आई है तो वर्ब से अप्लाई कर देंगे। तो एंड देखा, तो एंड के पहले हमने देखा क्या? एंड के पहले हमने देखा एंड। एंड के पहले देखा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? एस या ईएस फॉर्म। यदि एंड के पहले वर्ब की एस या ईएस फॉर्म आई है तो लास्ट में भी क्या आनी चाहिए? एस या ईएस फॉर्म। बस हमें सिंपल सा अपने ऑप्शन में इतना देखना है जिसमें एस या ईएस फॉर्म आई हो वही हमारा ऑप्शन होगा। तो इसमें देखते हैं किस ऑप्शन में एस या ईएस फॉर्म आई है। तो इसमें देखते हैं कि हैज एंडेड, इसमें एस या ईएस फॉर्म नहीं आई है। एस या ईएस फॉर्म नहीं आई तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस पे देखते हैं, इसमें एस या ईएस फॉर्म ऑप्शन में बी में भी नहीं आई है तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब इस पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं कि इसमें भी एस या ईएस फॉर्म नहीं आई है। एस या ईएस फॉर्म नहीं आई है तो ऑप्शन भी नहीं होगा। एस या ईएस फॉर्म आई किस में है? ऑप्शन में सी। जब ऑप्शन में सी एस या ईएस फॉर्म आई है और एंड के पहले भी एस या ईएस फॉर्म आई है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो एंड के पहले वर्ग की फॉर्म आएगी वही बाद में आएगी। तो एस या ईएस फॉर्म किस में आई है? सी में। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये होता है दिस इज द पावर ऑफ एंड। इसीलिए क्योंकि ये एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है वर्ब से, एडजेक्टिव से एंड पैरेललिज्म। पूरे सेंटेंस को क्या करता है? पैरेललिज्म, संतुलित करता है पूरा। तो इसीलिए ये 3 से 4 चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट रिलेट होता है और एक क्वेश्चन से पूछने पर 3 से 4 चैप्टर की नॉलेज चेक हो जाती है। इसीलिए ये पूछा जाता है। एंड देन स्लाइड नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 3 देखते हैं इसमें क्या है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को पता करना है जो सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड हुए हो। अंडरलाइन वर्ड क्या है इसमें? पजल्स। अब ये देखना है, रॉबिन्सन क्रूज पजल्ड व्हेन ही डिस्कवर्ड ए फुटप्रिंट इन द सैंड। तो रॉबिन्सन क्रूज, अब इसमें सिंपल सा है कि सेंटेंस यदि पास्ट में है तो पूरा
पास्ट में ही होगा। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है, व्हेन ही डिस्कवर्ड। अब व्हेन ही डिस्कवर्ड ये कौन सी वर्ब की फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये क्या है, पास्ट में है। अब ये पास्ट में है तो हमारा ऑप्शन भी किस में होगा, पास्ट में होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं इज पजल्ड, ये किस में फॉर्म में दिया गया है, ये फॉर्म में दिया गया है प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट में दिया गया है ये ऑप्शन नहीं होगा। हैज पजल्ड ये भी किस में दिया गया है, प्रेजेंट में। अब ये प्रेजेंट में दिया गया है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमें किसका चाहिए, पास्ट का। और जब ये दो ऑप्शन होंगे नहीं तो इसका मतलब इसमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड भी नहीं होगा। तो हमने क्वेश्चन अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए हम अपने राइट ऑप्शन पे पहुंच गए। ये होती है पावर एलिमिनेशन की। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ए। नेक्स्ट वन स्लाइड इज ये सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन। तो होमोफोन देखते हैं कि होमोफोन क्या होते हैं। जैसा कि हम वोकैब में देखते हैं, वोकैब में जो वर्ड होता है वो खुद ही अपने बोलता है कि हम क्या हैं। बस उसको एक अप्रोच चाहिए पता करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे जो कॉन्टैक्ट है उसका एसोसिएशन है, एसोसिएशन को समझने के लिए बस इतनी नॉलेज चाहिए, यानी कि उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे वोकैब को हम अटेम्प्ट करनी चाहिए। जैसा कि आगे सेशंस में हम वोकैब को लेंगे तो वोकैब में एक बार यदि हमने एक वीडियो में सुन लिया वोकैब को तो वो हमेशा और हमेशा के लिए याद हो जाएगी। उसे नोट्स भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि होमोफोन। अब होमोफोन हमने पढ़ा तो होमोफोन होता क्या है, होमो मीन्स होता है सिमिलर। होमो मीन्स क्या होता है, सिमिलर। होमो मीन्स क्या होता है, सिमिलर। होमो मीन्स होता है सिमिलर। क्या होता है, सिमिलर, सिमिलर। और फोन मीन्स क्या होता है, साउंड। फोन मीन्स क्या होता है, साउंड। तो होमोफोन मीन्स क्या हो गया, होमो मीन्स सिमिलर और फोन मीन्स साउंड, जिसकी साउंड क्या हो, सिमिलर। साउंड क्या हो, सिमिलर बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उसकी मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो। उसे क्या कहते हैं, होमोफोन। अब जैसे इसमें आ गया एक वर्ड होमोग्राफ किसे कहते हैं, तो होमो मीन्स क्या हो गया, सिमिलर, और ग्राफ मीन्स टू राइट। ग्राफ मीन्स सिमिलर टू राइट। अब यही हो गया होमोग्राफ। उसी से बनता है होमोजीनियस, उसी से क्या बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर है, इसका मतलब होमो मीन्स क्या हो गया, सिमिलर, और मिक्सचर है मीन्स सिमिलर मिक्सचर है, एक जैसा मिक्सचर है, सेम कंपाउंड उसमें मिले हुए हैं, उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें देखते हैं 8 होमोफोन पूछा गया। तो होमोफोन हमें पता है कि सिमिलर साउंड, जिसकी साउंड सिमिलर हो बट डिफरेंट किसमें हो, मीनिंग में। साउंड यदि सिमिलर है तो डिफरेंट किसमें हो जाएगा, मीनिंग में। तो अभी इसकी क्या होनी चाहिए, साउंड सिमिलर होनी चाहिए। 8 इसकी साउंड क्या है, 8। तो 8 ये तो होगा नहीं क्योंकि इसकी साउंड क्या है, हेट। साउंड होनी क्या चाहिए, 8। तो साउंड इसकी क्या है, 8, और इसकी साउंड क्या है, 8। तो ये क्या हो गया, होमोफोन बट डिफरेंट इन मीनिंग। जैसा कि हमने बताया था कि मीनिंग में डिफरेंट होना चाहिए। तो ये 8 मीन्स होता है टू ईट, टू ईट। और ये 8 एक नंबर है, ये 8 क्या है, नंबर है। तो ये डिफरेंट किसमें हो गया, मीनिंग में, बट सिमिलर किसमें हो गया, साउंड में। अब ये होमोफोन बहुत ही पूछे जाते हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि बैंकिंग के एग्जाम में भी अब पूछा जाता है। तो बहुत ही मोस्ट हाई फ्रिक्वेंसी के 2-4 वर्ड लेके समझते हैं। जैसा कि इसमें पूछा जाता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, और इसमें क्या होता है, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस। तो ORDNANC और ORDINANC, तो ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस, ये हो क्या गया, होमोफोन। होमो मीन्स सिमिलर और फोन मीन्स साउंड। साउंड क्या है, सिमिलर। साउंड तो सिमिलर है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, बट डिफरेंट किसमें होने चाहिए, मीनिंग में।
अब ये मीनिंग में क्या डिफरेंस है, इसमें देखते हैं कि ऑर्डिनेंस मीन्स क्या होता है और ऑर्डिनेंस क्या होता है। ये वर्ड क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड, जो कि सीपीयू के एग्जाम में और सीएचएसएल के एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। अगर 35 से 40 शिफ्ट होती हैं तो 22 से 25 शिफ्ट में ये क्वेश्चंस देखने को मिलता है, जैसा कि 2022 के पेपर में, 21 के पेपर में देखने को मिला है। तो ऑर्डिनेंस, इसको एक बार समझते हैं कि एक बार पढ़ें और हमेशा के लिए वो कर याद हो जाए, नोट्स कुछ भी बनाने की जरूरत ना हो। तो इसको देखते हैं किस अप्रोच से पढ़ना चाहिए। अब इसको देखते हैं ऑर्डिनेंस, इसमें आई आया है और इसमें आई नहीं आया है। अब कोई भी वर्ड में यदि आई आता है तो वो इंडिकेट करता है स्पीकर को। स्पीकर कौन सा होगा, कोई पर्सन होगा। स्पीकर क्या होगा, आई वर्ड अगर ये आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा, स्पीकर को। आई इंडिकेट किसको करेगा, स्पीकर को। स्पीकर क्या होगा, कोई पर्सन होगा। स्पीकर क्या होगा, कोई पर्सन होगा। और पर्सन होगा तो वो पर्सन होगा क्या, लिविंग। पर्सन क्या होगा, लिविंग। तो पर्सन हो गया हमारा लिविंग। पर्सन क्या हो गया, लिविंग। अब जैसे इससे हमने देखा कि आई आया है तो आई होगा क्या यहाँ पे, स्पीकर। और स्पीकर हो कौन सकता है, पर्सन। और पर्सन एक लिविंग होता है। जब हमें एक वर्ड से ये पता चल गया कि ऑर्डिनेंस आई आया है, आई इंडिकेट करेगा स्पीकर को, स्पीकर होता है पर्सन और पर्सन होता है लिविंग। अब यदि ये लिविंग होता है तो ये लिविंग के लिए आया है और तो ये किसके लिए आएगा, नॉन लिविंग के लिए। इतना पता चल गया। इतना ही पता चलने से हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इंग्लिश का ये अप्रोच होता है 2021 के पेपर में, 22 के पेपर में, 23 के पेपर में ये अप्रोच लिया गया है कि यदि दो ऑप्शंस में हम फंस जाते हैं तो उससे हमें अप्रोच लेनी होती है लेफ्ट टू राइट अप्रोच। लेफ्ट टू राइट अप्रोच लेनी होती है। इसका डिस्कशन आगे क्वेश्चंस के साथ करेंगे। तो ये ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश। ये ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश। अध्यादेश जारी करना क्या होता है, अध्यादेश जारी करना। अब अध्यादेश जारी कौन करता है, ये तो प्रेसिडेंट करता है या गवर्नर करता है। अध्यादेश जारी कौन करता है, अध्यादेश कौन जारी करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट 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 आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस जारी करता है, यानी कि अध्यादेश जारी करता है। और गवर्नर आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। तो अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि स्पीकर, जहां भी आई आएगा किसको इंडिकेट करेगा, स्पीकर को। अब ये हमारा क्या हो गया, स्पीकर। स्पीकर किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को। तो ये पता चला कि स्पीकर कहां से आया। पहले तो हमें आई से मिल गया स्पीकर। अब स्पीकर है क्या, तो स्पीकर क्या हो गया, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो एक जो इसमें आई आती है तो आई इंडिकेट कर जाता है प्रेसिडेंट को। अब इसमें भी प्रेसिडेंट क्या होगा, एक पर्सन ही तो होगा। तो पर्सन होगा तो इसमें पर्सन की मीनिंग होनी चाहिए। अब रिवर्स में देखो, यदि पर्सन होगा, पर्सन क्या होगा, स्पीकर होगा। स्पीकर होगा तो उसमें क्या आनी क्या चाहिए, आई आनी चाहिए। अब ऐसे ही देखते हैं प्रेसिडेंट में। तो प्रेसिडेंट है क्या, एक पर्सन है तो वो क्या है, स्पीकर। यदि पर्सन है तो स्पीक भी करेगा, तो स्पीक करेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्पीकर। यदि वर्ब में आर, ई आर, ओ आर लगाते हैं तो वो किसको इंडिकेट करता है, पर्सन को। अगर पर्सन को करता है तो इसमें क्या आने चाहिए, पर्सन होगा। पर्सन क्या होगा, स्पीकर। यदि स्पीकर होगा तो उसमें आनी क्या चाहिए, आई आनी चाहिए। अब इसमें आई आनी चाहिए। तो ऐसे देखते हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट में भी क्या आई है, आई। अब ये आई है तो आई है तो किसको इंडिकेट करेगी, पर्सन को। अब इसमें मीन्स देखते हैं ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस मीन्स होता है ऑर्डिनेंस।
ऑर्डिनेंस मीन्स होता है हथियार, ऑर्डिनेंस मीन्स होता है हथियार, हथियार। जैसा कि विजयनगर से आगे जाते हैं तो उस पर क्या लिखा होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर। और अब उसमें कौन सा ऑर्डिनेंस लिखा होता है, ये आई वाला लिखा होता है या जिसमें आई नहीं है वो लिखा होता है। तो वो है क्या, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। जैसे ही हमें इतना पढ़ने को मिला कि फैक्ट्री लिखा है, तो फैक्ट्री लिखा है तो इसका मतलब फैक्ट्री लिविंग नहीं हो सकती। जब लिविंग हो नहीं सकती तो होगी क्या, नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग है ही है, तो नॉन लिविंग है तो उसमें आई नहीं आएगा। जब आई आएगा नहीं तो वो होगा क्या, हथियार। तो उसमें लिखा होता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, आयुध निर्माणी कानपुर। तो ये होती है। एंड दूसरा समझते हैं होमोफोन को, होमोफोन को समझते हैं कॉलिजन। कॉलिजन ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 20 से जैसे 30 से 35 एग्जामों में यदि एग्जाम होता है शिफ्ट में, तो 20 से 22 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आते हैं। और एक ही होता है कॉल्यूजन, कॉल्यूजन। जैसा कि हमने बताया था आई आया है तो किसको इंडिकेट करेगा, स्पीकर को। स्पीकर क्या होगा, पर्सन। तो ये होता है कॉलिजन मीन्स टक्कर मारना। कॉलिजन मीन्स क्या होता है, टक्कर। कॉलिजन मीन्स क्या होता है, टक्कर मारना, टक्कर। और ये कॉल्यूजन, इसमें क्या आया, यू। अब इस यू आया तो किसको इंडिकेट करेगा, यू को। तो यू मीन्स होती है, कॉल्यूजन मीन्स होता है मिली भगत, मिली भगत, मिली भगत। जैसा कि नोटबंदी में देखा गया था, नोटबंदी में क्या होता था कि बहुत से जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे उनको घरों में पूरा नोट का नोट चला जाता था। जैसे कि नोटबंदी में हमने देखा कि आम जनता को 2000 रुपए नहीं मिलते थे और व्यापारियों के घर में बोरा की बोरा रुपए पहुंच जाते थे। तो ये सीधा तो हो नहीं सकता है कि सीधे विदाउट आरबीआई के इन्वॉल्वमेंट से सीधा व्यापारी या बिजनेसमैन के घर में आ जाए पैसा। तो उसमें क्या होती थी कि ये जो पैसा पहले किसमें आता था, आरबीआई से। तो आरबीआई किसको ट्रांसफर करती थी, बड़े बड़े जो इंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके। तो आम जनता को उस टाइम पे 2000 रुपए नहीं मिलते थे और व्यापारियों के घर में लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए वहां पे पहुंच जाते थे। तो इसका क्या होता था कि जो इंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होते थे वो आरबीआई के साथ क्या होती थी, उनकी मिली भगत होती थी, है ना। तो ये होता है कोल्यूजन मीन्स मिली भगत। अब यू आया है, यू इन्वॉल्वमेंट करेगा। यू जहां भी वर्ड आएगा किसका वर्ड इंडिकेट करता है, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, इन्वॉल्वेशन होनी चाहिए। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो सिंगल पर्सन तो इन्वॉल्वमेंट कर नहीं सकता है, 2 या 2 से अधिक पर्सन होंगे तो क्या करेंगे, इन्वॉल्वमेंट करेंगे। तो जैसे ही वर्ड आया यू, तो यू से हमें पता चला कि वो इन्वॉल्वमेंट होगा। यदि इन्वॉल्वमेंट होगा तो एक पर्सन में तो होगा नहीं, कितने में होगा, 1 से अधिक पर्सन में होगा। तो जिसमें यू आया है वो क्या हो गया, मिली भगत। और जिसमें आई स्पीकर को यानी कि पर्सन को इंडिकेट करेगा। अब कोई यदि कार है, बाइक है, ट्रक है, तो ड्राइव कौन करता है, पर्सन। तो जिसमें अब यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो हम कैसे अप्रोच से क्वेश्चंस को डायरेक्टली पकड़ लेते हैं। कुछ मीनिंग को देखते ही देखते हमें पता कर लेना है कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूरा नहीं पढ़ना है, बस इतना देखना है कि इसमें आई आया है। जिसमें डबल आई आया है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, पर्सन को। पर्सन क्या है, टक्कर। अब यू आया है, यू आया तो क्या इन्वॉल्वमेंशन होगी, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसमें क्या होगा, मिली भगत। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 5। द कैट कुड नॉट फाइंड प्लेस फॉर इट्स किटन्स इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। तो इसमें देखते हैं, अब ये प्रॉपर मीन्स होती है एक प्रॉपर प्लेस। स्टर्न मीन्स होता है रिजिड, स्टर्न मीन्स क्या होता है, रिजिड। और ड्रास्टिक मीन्स होता है मोर देन, काफी, मोर देन। और ये ड्रास्टिक क्या है, जिस वर्ड के सफिक्स में क्या हो जाता है, आईसी हो, आईबीएलई हो, एबीएलई हो, ओयूएस हो, तो वो इंडिकेट करते हैं एडजेक्टिव को। और इसका ये ड्रास्टिक एडजेक्टिव है, ये अभी पूछा गया था रिसेंट के एग्जाम में। 8 अगस्त को सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था, तो वहां पे एडवर्ब के तौर पे पूछा गया था। तो एडवर्ब क्या होगा,
अब एडवर्ब ड्रास्टिक है, एडजेक्टिव ड्रास्टिक, तो उसका एडवर्ब क्या हो जाएगा, ड्रास्टिकली। अब वैग, वैग मीन्स होता है नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर यानी कि क्या होगा, अस्पष्ट। तो इसमें क्या है, द कैट कुड नॉट फाइंड ए प्रॉपर प्लेस, एक सही स्थान, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रॉपर, इसका क्या होगा, प्रॉपर, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर, प्रॉपर, यहाँ पे प्रॉपर होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा ए नंबर। स्लाइड नंबर नेक्स्ट, स्लाइड नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, ये देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यदि इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड करनी है, यदि इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायर्ड नहीं है तो ऑप्शन डी को टिक करना है। तो इसमें क्या दिया गया है, व्हाइल आई वाज ड्राइविंग द कार माय ब्रदर टॉक ओवर फोन टू हिज किड। तो वैसे ही हमने बताया था कि जैसे ही हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस को पढ़ते समय बस हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा कीवर्ड है, कौन सा रूट वर्ड है। ग्रामर को सिंपली अप्रोच करने का तरीका ये है, यही अप्रोच हमें एग्जाम में लेनी है। तो इसमें आया है व्हाइल, क्या आया है, व्हाइल। अब व्हाइल यदि वर्ड आया है तो व्हाइल दिखाता है पैरेललिज्म को, है ना, कि जो काम क्या होने चाहिए, दो काम होने चाहिए, पैरेलल में होने चाहिए। जैसा कि while I were teaching and my student were reading, while he was teaching and my student were reading, while I was driving, while she was driving, my brother was sleeping, तो while का कॉन्सेप्ट क्या है कि पैरेलल में होना चाहिए। while he was teaching, जब वह पढ़ा रही थी, एंड my student were रीडिंग, हमारे स्टूडेंट क्या कर रहे थे, उसी के टाइम पे क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे, है ना। अब इस पे ऑप्शन दिया गया है while she was driving, जब वह ड्राइविंग कर रही थी, my brother was sleeping, मेरा भाई क्या कर रहा था, सो रहा था। तो ये क्या है, पैरेलल में है। अब स्लाइड पे ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं। स्लाइड में क्या दिया गया है, स्लाइड में दिया गया है while I was driving, जैसे कि हमें while पता चला तो इस पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, पैरेलल का। यदि पैरेलल है तो इसको क्या दिया गया है, was driving। अब was driving दिया गया, आगे भी क्या होना चाहिए, वर्ब की बी प्लस वर्ब की ing फॉर्म होनी चाहिए। तो इस पे देखते हैं माई ब्रदर टॉक्ड, यानी कि है क्या, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और होनी क्या चाहिए, बी प्लस वर्ब की ing फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं होगी। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा, बी प्लस वर्ब की ing। तो यहाँ पे टॉक नहीं, क्या होना चाहिए, माई ब्रदर वाज टॉकिंग, क्या होना चाहिए, माई ब्रदर वाज टॉकिंग, यही होना चाहिए। अब होनी बस इतना ही क्वेश्चन में देखना है कि क्या होना चाहिए, बी की फॉर्म प्लस ing। ऑप्शन में देखो जिसमें बी की फॉर्म प्लस ing दिया है वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस पे देखते हैं कि इसमें ing फॉर्म तो दिया गया है लेकिन बी की कोई फॉर्म
नहीं दी गई है, ना एज, एम, आर, वाज, वर कुछ भी नहीं आया है। तो नहीं आया है तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं कि बी की फॉर्म और आईएनजी नहीं आई है, जब नहीं आई है तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें क्या है, बी की फॉर्म आई है और आईएनजी फॉर्म भी आया है। जब दोनों स्ट्रक्चर हमारा सही हो गया तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में क्या करना है कि करेक्ट वर्ड को ब्लैंक करना है। जो वर्ड दोनों एक ही वर्ड आएगा दोनों ब्लैंक में, तो वो वर्ड देखना है। अब गोट मीन्स क्या होता है, पाना। राइज मीन्स क्या होता है, उठना। अब ये राइज है, इसकी क्या होती है, कंफ्यूजिंग वर्ब में ये आता है। जेनेत, वर्टेक्स क्या होता है, शिखर, है ना, टॉप पॉइंट। और रोज मीन्स होता है, रोज मीन्स एक होता है गुलाब, और एक रोज मीन्स होता है उठना। जैसा कि राइज, रोज, राइजन, तो कंफ्यूजिंग वर्ब होती है। तो इसमें क्या है, राइज की सेकंड फॉर्म होती है राइज, रोज, राइजन, राइज, रोज, राइजन। और इसकी ही फॉर्म होती है राइज, रोज, राइजन। और एक होती है रेज, रेज्ड और रेज्ड, रेज्ड। तो ये राइज मीन्स होता है उठना या उगना। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो क्या होता है, राइज। राइज मीन्स क्या होता है, उगना या उठना। तो राइज, रोज, राइजन। तो ये होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये होती है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब इसके मीन्स क्या होता है, रेज, रेज्ड, रेज्ड। इसके मीन्स होता है मुद्दा उठाना, है ना। तो इसमें देखते हैं किस वर्ब की फॉर्म का सुटेबल परफेक्ट ऑप्शन में है। तो ही ब्लैंक टू सक्सेस आफ्टर विनिंग ए लॉटरी एंड इज एवरीवन फेवरेट फ्लावर। तो यहाँ पे आया क्या है, फ्लावर। यदि फ्लावर आया है तो किसकी बात हुई है, कोई फ्लावर की ही बात हुई है। तो इसमें फ्लावर हो कौन सकता है, रोज। रोज मीन्स होता है गुलाब का फूल। तो यहाँ पे क्या आएगा, रोज। यहाँ पे क्या आएगा, रोज। और जो वर्ड एक ब्लैंक में आएगा वही दूसरे ब्लैंक में भी आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, रोज। और यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ भी क्या होगा, रोज, रोज। बट मीनिंग में डिफरेंट है। यहाँ पे मीन्स इसका है, रोज मीन्स क्या है, गुलाब का फूल। यहाँ पे है रोज इज एवरीवन्स फेवरेट फ्लावर। जो रोज मीन्स गुलाब का फूल है वो सभी का फेवरेट है। और इसमें दिया गया है ही रोज टू सक्सेस, वह सक्सेस के लिए उठा आफ्टर विनिंग ए लॉटरी, लॉटरी जीतने के बाद। तो इसके मीन्स है एक उठने का, है ना, वो उसने फेस की, यानी कि शुरुआत से अपना जीवन स्टार्ट किया। तो रोज टू सक्सेस, वह सक्सेस के लिए उठा, सक्सेस के लिए तैयार हुआ। तो वहां भी ये रोज मीन्स होगा उठना, और वहां पे क्या है, रोज मीन्स गुलाब। नेक्स्ट स्लाइड, इसकी कंफ्यूजिंग वर्ब और समझ लेते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ब होती है जैसा कि कंफ्यूजिंग वर्ब होती है हैंग, हैंग, हैंग्ड, और होती है हैंग्ड, और एक होती है हंग, हंग, ये होती है। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें इसी वर्ब में होती है। लेकिन आपको राइजअप प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद एक बार यदि लेक्चर को देख लिया है तो कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगी। एक जनरेशन के साथ साथ जनरेशन में भी कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसा कि इसमें दिया गया हैंग, इसमें क्या दिया गया है, हैंग, इसमें हैंग्ड, और ये भी हंग और हंग। एग्जाम में हमें इतना तो पता रहता है कि एक हैंग्ड मीन्स होता है फांसी पर लटकाना और दूसरा हंग मीन्स होता है कपड़े लटकाना। ही हंग द क्लॉथ, यानी कि उसने कपड़े लटकाए। अब वहां पे क्या लगता है, हैंग्ड लगेगा या हंग लगेगा। यानी कि सबसे ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की कंफ्यूजन वर्ब आती है और हमें एग्जाम में कंफ्यूजन होती है। और ये वर्ब ऐसी है कि 2 से 3 दिन पढ़ने के बाद जब हम पढ़ते हैं 2 से 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं तो ये कंफ्यूजन में हमारे फिर से पहुंच जाती है। लेकिन आज जब जुड़ेंगे तो देखेंगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि इसमें दिया है हैंग्ड,
तो हैंग्ड मीन्स इसमें जब हमने वर्ड को देखा तो इसमें आना चाहिए MAN। क्या आनी चाहिए? MAN। क्या आना चाहिए? MAN। तो AN तो आया है इसमें, क्या AN तो आया है, लेकिन इसके पहले M नहीं आया है। यदि M नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है कि इसे फांसी पर लटका दिया गया है ना। तो इसे क्या कर दिया गया है? फांसी पे लटका दिया गया, इसीलिए M नहीं आया है। तो अब फांसी पे लटकाना कौन सा वर्ड होगा? HANGED। हैंग्ड मीन्स हो गया फांसी पर लटकाना। इसके मीन्स क्या हो गया? फांसी पर लटकाना, फांसी पर लटकना। और ये हंग मीन्स, जब एक मीन्स हो गया फांसी पर लटकाना, दूसरा क्या हो गया? कपड़े को लटकाना। तो ये मीन्स होगा कपड़े लटकाना, है ना। ये हो गया हंग। स्लाइड नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। डेविड ऑलवेज टेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट एंड द असाइनमेंट ऑन टाइम। इसमें दिया है कि डेविड ऑलवेज टेक्स एक्स्ट्रा टाइम एंड द असाइनमेंट ऑन टाइम। अब इसमें जैसे ही हमने सेंटेंस को पढ़ा तो हमने बताया था कि कोई सा सेंटेंस में एक कीवर्ड जरूर होगा। तो इसमें जैसे कि इसमें दिया एंड, अभी हमने बताया था एंड वर्ड बताए थे कौन कौन से? एंड, बट, एक्सेप्ट और देन। सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। यदि इनके पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो लास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि पहले सेकेंड फॉर्म तो लास्ट में भी सेकेंड फॉर्म। यदि पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लास्ट में भी थर्ड फॉर्म। यदि पहले वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की ING फॉर्म आई है तो लास्ट में भी वर्ब की ING फॉर्म आएगी। सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं इस पे। इसमें क्या आया? एंड। क्या आया है? एंड। और आगे इसकी वर्ब क्या है? टेक्स। तो इसमें देखा एंड में, एंड के पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? एस या ES फॉर्म। तो लास्ट में भी कौन सी फॉर्म आएगी? एस या ES फॉर्म। और ऑप्शन में देखो, बस ऑप्शन में एक नजर में देखना है, जिसमें एस या ES फॉर्म आई हो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में एस या ES फॉर्म नहीं आई है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं एस या ES फॉर्म नहीं आई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं सबमिटेड, इसमें एस या ES फॉर्म नहीं आई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन नहीं हो गए तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एस फॉर्म आई है। इसके पहले भी एस फॉर्म आई थी वर्ब की और लास्ट में भी एस फॉर्म आएगी। नेक्स्ट स्लाइड। Select the most appropriate option to fill in the blanks in the given sentence। यानी कि स्ट्रक्चर में दिया गया My teacher said time like an arrow and fruit like banana। तो इसमें देखते हैं ट्रेवल्स, मूवमेंट हो, जिसमें मूवमेंट हो। ग्लाइड्स यानी कि फिसलना, है ना। फ्लाइज मीन्स उड़ना, विंग्स मीन्स पंखे। तो My teacher said time flies like an arrow and fruit flies like banana। नेक्स्ट स्लाइड है द सेंटेंस गिवन बिलो हैज द मिस स्पेल्ड वर्ड, स्पॉट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड एंड सिलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग। यानी कि इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड दिए हैं। मिस स्पेल्ड वर्ड को एक जब वोकैब का सेशंस बताएंगे तो उसमें एक चैप्टर पढ़ाएंगे मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी से 6 से 7 कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे ही 6 से 7 कॉन्सेप्ट पूरे होते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो कोई भी वोकैब गलत नहीं होती है। तो उस पर एक मॉर्फोलॉजी मीन्स एक स्ट्रक्चर बताया जाता है कि कहाँ पे मीनिंग डबल लेटर आएंगे, कहाँ पे ट्रिपल लेटर आएंगे, किसके पहले वोवेल आएगा, लास्ट में कॉन्सोनेंट आएगा। तो इसमें दिया है क्लाउड्स आर ए कैलेडोस्कोप ऑफ शेप्स, साइज, पैटर्न एंड कलर्स। तो कैलेडोस्कोप दिया है, तो इसकी स्टार्टिंग सी से नहीं होगी। जब सी से नहीं होगी तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा और सी नहीं होगा। अब एक उसमें बताया गया था कि यदि वोकैब को ब्रेक करते हैं तो बीच में एक प्रपोजिशन ऑफ की नीड होती है। तो ऑफ की नीड होती है तो आता कहाँ से? ओ से आता है। ओ से आता है, वो इंडिकेट करता है ऑफ को।
अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए और डी बचे हैं। ऑप्शन नंबर ए और डी में जिसमें ओ आया होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ए में ओ नहीं आया है, जब ओ आया नहीं है तो इसमें ऑप्शन ए सही नहीं होगा। अब ऑप्शन 3 एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? डी। अब इसको ब्रेक करते हैं। ओ मीन्स इसमें आया ऑफ, और स्कोप मीन्स होता है टू सी, टू सी, और इसमें क्या है? व्यूज, व्यूज। तो व्यूज ऑफ टू सी यानी कि जिसे देखते हैं, जिसे देखने के लिए बहुत से कलर्स की, ह्यू की जो नीड पड़ती है, जिसके इसे कहते हैं कैलेडोस्कोप, बहुरूपदर्शी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 11। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। इसमें दिया है in spite of all her air and graces। इसमें दिया air and graces, she had very few talent। अब यहाँ पे दिया air and graces, air and graces दिया है। इससे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस पे एक तो ये कॉन्सेप्ट रिलेट करता है ग्रामर से, दूसरा कॉन्सेप्ट रिलेट करता है आइडियम्स एंड फ्रेज से, क्योंकि एयर्स एंड ग्रेसेस और पुट ऑन एयर्स दोनों क्या है? आइडियम्स हैं, दोनों क्या है? आइडियम्स हैं। अब इस पे देखते हैं पहले इन स्पाइट ऑफ, ये क्या है? एक इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के साथ क्या आता है? ऑफ। एंड इन स्पाइट के साथ क्या आता है? इन स्पाइट, इन स्पाइट के साथ प्रपोजिशन ऑफ आता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ, लेकिन डिस्पाइट के साथ प्रपोजिशन ऑफ नहीं आता है, प्रपोजिशन ऑफ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये D4 क्या कर देता है? प्रपोजिशन को डिलीट कर देता है। क्या कर देता है? D4 डिलीट कर देता है। इसलिए डिस्पाइट के साथ प्रपोजिशन ऑफ नहीं आता है ना। अब इस पे देखते हैं, इसमें दिया एयर एंड ग्रेसेस, इसमें दिया है एयर एंड ग्रेसेस, एयर एंड ग्रेसेस। तो अब वही बताया कि एंड, बट, एक्सेप्ट और देन, सेम कॉन्सेप्ट, इस पे क्या करना है? अप्लाई करना है। अब इस पे देखते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हर एयर एंड ग्रेसेस, तो क्या होना चाहिए? इस पे आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ भी क्या आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वहां पे होना क्या चाहिए? एयर्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए? एयर्स एंड ग्रेसेस, ये होता है आइडियम्स। क्या होता है? आइडियम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, एयर्स एंड ग्रेसेस। इसका होता है एयर्स एंड एयर्स एंड ग्रेसेस, एयर्स एंड ग्रेसेस। और ये होता है पुट ऑन एयर्स, पुट ऑन एयर्स मीन्स होता है अभिमानपूर्ण व्यवहार करना। क्या होता है? अभिमान पूर्ण व्यवहार करना, अभिमानपूर्ण व्यवहार करना। जैसे कि एक चैप्टर इसमें आता है नाउन वोकैब में, तो नाउन वोकैब में भी होता है कि एयर मीन्स क्या होता है? वायु, एंड इसकी एयर मीन्स क्या हो जाता है? वायु, है ना। और जैसे इसमें लगाते हैं एयर्स, तो एयर्स मीन्स क्या हो जाता है? एरोगेंस, यानी कि घमंड। क्या हो जाता है? प्राउड, प्राउड बिहेवियर, प्राउड बिहेवियर, ये हो जाता है प्राउड बिहेवियर, प्राउड बिहेवियर। अब इसमें क्या था कि हर एयर एंड ग्रेसेस, तो पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो लास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन स्पाइट ऑफ ऑल हर एयर एंड ग्रेसेस शी हैड वेरी फ्यू टैलेंट। उसके अभिमान के साथ भी उस पर क्या है? टैलेंट है। तो एयर्स क्या होगा? इस पे एयर्स मीन्स प्राउड बिहेवियर, उसका प्राउड बिहेवियर होने के बावजूद भी उसमें बहुत टैलेंट है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड है 12। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस।
जैसे इसमें दिया है शैली इज गुड एट एंड आल्सो हैज अ फ्यू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लॉन्च लास्ट मंथ। इसमें क्या करना है, हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा अप्रोप्रिएट है, क्लोज है। तो इस पे देखते हैं कि शैली क्या एक नेम है, शैली क्या एक नेम है। तो शैली गुड है, गुड एट, गुड के साथ और बैड के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, एट। गुड के साथ क्या प्रपोजिशन आता है, एट, और बैड के साथ क्या आता है, एट। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द गुड एट एंड बैड एट। तो इस पे आया है कि शैली इज गुड एट, वह गुड है किसमें है, एडिशन यानी कि जोड़ने में। एडिशन, ये एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़ना, टू ऐड करना, किसी को जोड़ना। तो ये क्या है, गुड एट एडिशन, जोड़ने में। एंड आल्सो हैज ए न्यू ऑफ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लॉन्च। अब यहाँ क्या लिखा है, लॉन्च्ड। अब लॉन्च्ड क्या होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एडिशन होगा, है ना। क्या होगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का एडिशन। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये एडिशन, एडिशन नया, दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इकरा IAS बुक्स। तो लेटेस्ट एडिशन क्या होता है, किताबों का लेटेस्ट एडिशन होता है। तो एडिशन क्या हो गया यहाँ पे क्या वह अच्छी है, किसमें है, एडिशन में। एंड इसका क्या है, अब न्यू, अब ये नया क्या है, एडिशन, नया क्या है इसका, एडिशन, एडिशन, नया क्या है इसका, एडिशन, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहले में ई वाला नहीं होगा, क्योंकि ई वाला हो, इसमें आएगा कौन सा, ए वाला, ए डबल डी। तो इसमें ए डबल डी पहले नहीं आया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी एडिशन, ए डबल डी पहले नहीं आया है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब इसमें क्या है, दोनों में एडिशन दे दिया गया है, तो दोनों में एडिशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड इज 13. Identify the spelling error in the given sentence and select the option rectifies the error. अब इसमें क्या है, उसमें दिया है he dared to compete, यानी कि compete किया against the experienced boxer, यानी कि experienced boxer के against में। तो इसमें क्या है, जैसे है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब कैन, could, would, should, ये सभी क्या हैं, मॉडल वर्ब। ये सभी मॉडल वर्ब हैं। इन मॉडल वर्ब के साथ आता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनके सबके साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, तो डेयर टू कंपीट नहीं, क्या होना चाहिए, COMPET, कंपीट, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, क्या होना चाहिए, कॉम्पीट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज 15 दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड की क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग करना है। यू कैन ईट एनीथिंग, यू लाइक एक्सेप्ट, ये होता है ये एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। अब इसमें क्या, यू कैन ईट एनीथिंग, यू लाइक, आप खा सकते हैं जो कुछ भी आप लाइक करते हैं। एक्सेप्ट द राइस पुडिंग, यानी कि राइस पुडिंग मीन्स खीर के अलावा। तो ये है एक्सेप्ट, खीर को एक्सेप्ट नहीं किया, राइस पुडिंग को एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट। तो वहां पे क्या होना चाहिए, ये एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, ये एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं, क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट। जब एक्सेप्ट होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज दिस, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड में जो दिया है उसकी क्या बतानी है, मीनिंग बतानी है। इसमें दिया है द ट्रीटी was signed by both the parties to retain the status quo। अब इसके स्टेटस क्यू की मीनिंग बतानी है, क्या है। अब जो हम स्टेटस लगाते हैं तो वो क्या होता है, करंट का ये होता है,
तो स्टेटस मीन्स क्या हो गया, करंट, जो करंट का होता है। तो उसमें जिसमें स्टार्टिंग करंट से हो रही हो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। अब करंट से स्टार्टिंग किस ऑप्शन में हो रही है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन हमारा ए क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड इज 16 में दिया है पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिविंग एज ऑप्शन, वन ऑफ देम may contain an error, select the part that contains the error। यानी कि उस पार्ट को बताना है जिसमें कोई एरर है। तो इसमें दिया है सेंटेंस में, लास्ट नाइट आई प्लेड माई गिटार लाउडली एंड नाइबर्स कंप्लेन। नाइबर्स ने क्या किया, कंप्लेन किया। अप्रोच वही पहले वाली कि एक सेंटेंस को पढ़ना है और सेंटेंस को पढ़ते हमें क्या निकालना है, कोई कीवर्ड निकाल देना है जिससे हमें सेंटेंस पूरा पकड़ में आ जाए। तो इसका रूट वर्ड देखते हैं क्या हुआ, लास्ट नाइट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट का, लास्ट का देखते हैं। यदि लास्ट के साथ, यदि लास्ट के साथ लास्ट डे, डेट, टाइम, वीक, मंथ, ईयर, लास्ट के साथ क्या आ जाए, लास्ट डे, लास्ट डेट, लास्ट टाइम, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। यदि लास्ट के साथ आ जाए डे, डेट, टाइम, वीक, मंथ, ईयर, तो उस सेंटेंस का पार्ट किस सेंटेंस पे जाएगा, ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के और कीवर्ड देखते हैं। ये तो लास्ट के साथ आ जाए, लास्ट के साथ यदि डे, डेट, टाइम, वीक, मंथ, ईयर आ जाए तो वो किस पे जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट की और देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट कीवर्ड, पास्ट इंडेफिनिट कीवर्ड, पास्ट इंडेफिनिट कीवर्ड्स। पास्ट इंडेफिनिट के कीवर्ड देखते हैं, एगो, एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, इनके साथ यदि टाइम आ जाए, और एट के साथ यदि टाइम आ जाए। यदि इतना कीवर्ड पता चल जाए कि लास्ट में यदि सेंटेंस के एगो आया है, यस्टरडे आया है, इन के साथ टाइम आया है और एट के साथ टाइम आया है, तो वो सेंटेंस किस टेंस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। यदि लास्ट के साथ डे, डेट, टाइम, वीक, मंथ, ईयर आ जाए तो वो टेंस किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। यही कॉन्सेप्ट सीधा अप्लाई करते हैं अपने सेंटेंस पे। किस पे करते हैं, सेंटेंस पे। तो सेंटेंस में देख रहा, जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ा कि लास्ट नाइट आई प्लेड माई गिटार, तो जैसे हमने इसमें देखा लास्ट, लास्ट के साथ कुछ भी आ जाए, लास्ट के साथ डे, डेट, टाइम, वीक, मंथ, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो ये क्या हो गया, लास्ट के साथ क्या आ गया, नाइट। यदि लास्ट के साथ नाइट आ गया तो ये टेंस किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें दिया है लास्ट नाइट आई प्लेड माई गिटार लाउडली एंड द नाइबर्स कंप्लेन। तो इसमें जब लास्ट के साथ हमने देखा कुछ भी आया है तो वो टेंस किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये है किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको इंडिकेट करती है, पास्ट इंडेफिनिट को। तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब ये हमारा आगे क्या है, एंड। अब जहां पे हमने बताया था एंड आ जाए, एंड बट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, और आ जाए, देन आ जाए, वर्ब की जो फॉर्म इसके पहले आती है वही फॉर्म उसके बाद में आती है। तो एंड में हमने जैसे देखा, एंड, एंड, तो एंड में हमने देखा इसके पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकेंड फॉर्म। तो इसके लास्ट में भी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, लास्ट में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकेंड फॉर्म। अब कंप्लेन की सेकेंड फॉर्म होती क्या है, कंप्लेंट। तो यहाँ पे क्या, कंप्लेन नहीं, क्या होना चाहिए, कंप्लेंट। क्या होना चाहिए, कंप्लेंट। क्या होना चाहिए, कंप्लेंट। तो इसमें कौन से वर्ड में कंप्लेंट आई, कंप्लेंट आई है,
यानी कि नो एरर, एरर तो है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट नाइट आई प्लेड, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। किसमें? कंप्लेन में हमें एरर बतानी है। कंप्लेन में क्या है, इस पार्ट में क्या है, कंप्लेन में एरर है। तो कौन सा पार्ट होगा, किस पार्ट में एरर है? इस पार्ट में, कंप्लेन के पार्ट में एरर है। तो हमें वही पार्ट बताना है जिस पार्ट में एरर है। तो किस पार्ट में एरर है? कंप्लेन पार्ट में एरर है। यदि वही कंप्लेन में एरर है, वही ऑप्शन में सीधा होना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर है? कंप्लेन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा डी। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने कंप्लेन नहीं होना चाहिए, तो कंप्लेन नहीं होगा तो होना क्या चाहिए? कंप्लेंट। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एंड का कॉन्सेप्ट है। यदि एंड के पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है तो लास्ट में भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। इसमें दिया है कि करेक्ट स्पेल्ड यानी कि जिसमें स्पेल्ड है, कोई एरर है। करेक्ट स्पेल्ड यानी कि करेक्ट वर्ड बताना है जो सही है। या अब इसमें आया सेलेस्टियल, सेलेस्टियल बॉडी यानी कि एक कोई आकाशीय पिंड। सेलेस्टियल मीन्स क्या होता है? आकाशीय। सेलेस्टियल पिंड तो क्या हो गया? आकाशीय पिंड। तो यानी कि अब सेलेस्टियल है तो उसकी मीनिंग सी से स्टार्ट होगी, के से स्टार्ट नहीं होगी। के से स्टार्ट नहीं होगी तो हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा। अब देखते हैं सेलेस्टियल, डबल ई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डबल ई। मॉर्फोलॉजी डबल वर्ड से ही आती है, तो इसमें सेम डबल वर्ड होनी चाहिए। इसमें सेम डबल वर्ड इसमें है नहीं। इसमें क्या ई, इसमें क्या है ये, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इसमें दिया है सेलेस्टियल, तो सेलेस्टियल ए एल टी आई ए एल होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? जब सी भी नहीं होगा, कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। इसको सिलेक्ट करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। तो हमारा सेंटेंस दिया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोबोटिक्स आर टू इंटेरोगेट करती है स्मार्ट मशीन में दैट कैन हेल्प पीपल इन वैरायटी ऑफ वेज। जो वैरायटी ऑफ वेज में है उसमें क्या करती है? हेल्प करती है। तो इसमें दिया गया कि सिलेक्ट द, जो अंडरलाइन वर्ड है, इसका अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? रोबोटिक्स। ऑफ रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स जो ऑब्जेक्टिव होता है, अब यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी वर्ड यदि ऑफ आया है तो ऑफ किसको दिखाता है? सिलेक्शन को। ऑफ किसको इंडिकेट करता है? सिलेक्शन को। ऑफ, ऑफ वर्ड इंडिकेट करता है सिलेक्शन को। सिलेक्शन, और सिलेक्शन को यदि इंडिकेट करता है तो हम किसी को यदि सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट एक में करेंगे या अनेक में? सिलेक्ट कितने में करेंगे? अनेक में। यदि अनेक में करेंगे तो वो होगा क्या? प्लूरल। होगा क्या? प्लूरल। तो ऑफ को जो हम लिखते हैं, नाउन लिखते हैं, वो क्यों प्लूरल होता है? इसीलिए प्लूरल होता है क्योंकि यहाँ पे आया ऑफ। ऑफ इंडिकेट करता है सिलेक्शन को, और सिलेक्शन को इंडिकेट करता है। तो सिलेक्ट हम कितने में करेंगे? एक में या अनेक में? अब हम सिलेक्ट कितने में करेंगे? अनेक में। यदि हम अनेक में करेंगे तो क्या नाउन हमारा होगा? प्लूरल। नाउन प्लूरल होगा, लेकिन हम यदि सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट कितने को करेंगे? एक को। सिलेक्ट कितने को करेंगे? एक को। जब सिलेक्ट हम एक को करेंगे तो यहाँ पे एक होगा, तो एक क्या होगा? सिंगुलर। तो यहाँ क्या होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे नाउन हमारा क्या आता है? सिंगुलर। और ऑफ के बाद में नाउन हमारा क्या आता है? प्लूरल। ये आता क्यों है? क्योंकि ऑफ इंडिकेट करता है सिलेक्शन। ऑफ इंडिकेट करता है सिलेक्शन। ऑफ इंडिकेट करता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन अब हो गया सिलेक्शन एक में नहीं अनेक में, इसीलिए नाउन रखी जाती है प्लूरल। और सिलेक्ट करके क्या करते हैं? एक को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे नाउन कैसी हो गई? सिंगुलर। अब ये ऑफ, ऑफ के बाद जो आया वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ऑफ के पहले ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब हमारी जो वर्ब आती है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। वर्ब हमारी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये हमारा सब्जेक्ट है कैसा? ये हमारा सब्जेक्ट है कैसा? सिंगुलर। अब सब बताया ही था
कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इसलिए हमने देखा है कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, है ना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ द। तो इसके साथ नाउन, इसके साथ वर्ब सिंगुलर क्यों आती है, और जबकि ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। नाउन प्लूरल क्यों आता है, क्योंकि इंडिकेट करता है सिलेक्शन को। तो सिलेक्शन एक में नहीं अनेक में करेंगे, इसीलिए ऑफ के जो बाद में आता है वो नाउन प्लूरल आता है, और जो ऑफ के पहले आता है वो सिंगुलर आता है, क्योंकि उसे सिलेक्ट किया जाता है। और सिलेक्ट यदि किया जाता है तो सिलेक्ट एक को करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आता है। अब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर आ गया तो वर्ब भी सिंगुलर होती है। इसीलिए आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ द, वन ऑफ द के साथ वर्ब सिंगुलर आती है। इसीलिए इसमें क्या आया है, ऑफ। अब यहाँ पे ऑफ क्या बताया, सिलेक्शन। ऑफ क्या हो गया, सिलेक्शन। अब सिलेक्ट करने के लिए हम एक से नहीं कितने से कितना करेंगे, सिलेक्ट एक में नहीं कितना करेंगे, अनेक में। तो इसीलिए नाउन क्या आया है, प्लूरल, ये सही है। अब सिलेक्ट कितने करेंगे, एक, तो इसीलिए इसमें एस नहीं लगा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, द ऑब्जेक्टिव। अब ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो कैसा गया, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए तो यहाँ पे क्या नहीं, आर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, आर। यहाँ पे क्या, आर नहीं होना चाहिए। जब आर नहीं होगा तो होगा क्या, इज। क्या होगा, इज, है ना। तो इसमें देखते हैं जिसकी स्टार्टिंग इज से होती है वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन जब सी देखते हैं तो इसकी स्टार्टिंग आर से है, इज से नहीं है। जब इसकी स्टार्टिंग इज से है नहीं तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन डी देखते हैं, इसकी स्टार्टिंग भी इज से नहीं है, इज से नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन देखते हैं ए और बी, इज टू डेवलप। जो रोबोटिक्स है उसको इंटेरोगेट स्मार्ट मशीन के लिए बुली यानी कि इंप्रूव करने के लिए किया गया है, या डेवलप करने के लिए। बुली मीन्स होता है टू हेल्प, सहायता करने के लिए या डेवलप करने के लिए। तो ये क्या है कि उसको डेवलप, मशीन को इंटेरोगेट करके स्मार्ट मशीन को और क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके, जो हेल्प कर सके पीपल की वैरायटी ऑफ वेज। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, इज टू डेवलप। दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो इसमें दिया गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोबोटिक्स। ये जो सेंटेंस है ये स्ट्रक्चर सेम रिपीट हो गया है। तो यही बताया था कि ऑफ यहाँ पे क्या दिखाएगा, सिलेक्शन। और सिलेक्शन एक में नहीं कितने में होगा, अनेक में। इसलिए ये नाउन हमारा क्या आ गया, प्लूरल। और सिलेक्ट हम अनेक में से कितने करते हैं, एक को। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर। ये हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर। अब ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। जब सिंगुलर होनी चाहिए तो यहाँ पे आर नहीं, क्या होना चाहिए, एज। तो एज से स्टार्टिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इज टू डेवलप, है ना। यहाँ पे आर है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे आर है, ये ऑप्शन नहीं होगा। बुली करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज थैंक यू। अब दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। रेस्ट ऑफ द सेशन आई विल डिस्कस टुमारो। जैसा कि हैप्पी न्यू ईयर आने वाली है, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं इस बार हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए वो बस यही कहते हैं कि घर जाना भी एक ख्वाब सा हो गया है जब से एक ख्वाब के लिए निकले हैं घर से। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल और आगे देखेंगे सेशंस को कितनी अप्रोच से सिंपली हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंपली यू कैन एक्सप्लोर द सेंटेंस इफ यू आर प्रैक्टिसिंग 1 to 2 आवर। यदि 1 से 2 घंटे हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस की अप्रोच सही होनी चाहिए। इसी अप्रोच के साथ हम यदि करते हैं तो सिलेक्शन हमारा श्योर है। थैंक यू वेरी मच।